इतिहास की अनूठी दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम सनातनता की इतिहास चेतना की बात करेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास के सवाल, जिसे लिखा है प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य ने। मित्रों, नंद किशोर आचार्य जी इतिहास के बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं और देश के जाने माने साहित्यकार हैं। जब हम इतिहास चेतना की बात करते हैं तो हमारे सामने होता है केवल पश्चिम का दर्शन, क्योंकि हम लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहे और इतिहास के अध्ययन, अध्यापन और लेखन की दृष्टि इतिहास के अध्ययन, अध्यापन और लेखन की दृष्टि हमें मिली है पश्चिम से। क्या अपने भारत की इतिहास चेतना नहीं है? और यदि वह है तो पश्चिम उसे अपने लेखन में शामिल क्यों नहीं करता? वह उसे मान्यता क्यों नहीं देता? और यदि पश्चिम मान्यता नहीं देता है तो क्या हम भी हमारी सनातन इतिहास चेतना को मान्यता नहीं देंगे? प्रोफेसर आचार्य लिखते हैं, भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिकता के बोध अथवा इतिहास चेतना के अभाव की शिकायत को लगभग एक सर्व स्वीकृत मान्यता की तरह अविचारित ही स्वीकार कर लिया जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे जैसे भारतीय परंपरा के व्याख्याता और दार्शनिक इतिहासकार भी यह मान लेते हैं कि प्राकृतिक देश काल में विस्तार और विजय के स्थान पर अंतर्मुख निवृत्ति के द्वारा उनके अतिक्रमण के लक्ष्य ने भारतीय चेतना को अधिक आकृष्ट किया है। अलौकिक अर्थ के अनुसंधान एवं प्रतीकात्मक अर्थ के प्राधान्य ने भारतीय संस्कृति के आत्मबोध को ऐतिहासिक स्मृति अथवा खोज के स्थान पर पौराणिक कल्पना में व्यक्त होने की ओर प्रेरित किया है। फलतः इस सांस्कृतिक आत्मबोध में एक सनातनता का आभास मिलता है, न कि आधुनिक अर्थ में ऐतिहासिकता का। यह उद्धरण दिया गया है प्रोफेसर पांडे की किताब भारतीय परंपरा के मूल स्वर से। भारतीय संस्कृति में सनातनता के आग्रह पर इतना अधिक बल दिया जाता रहा है कि सामान्य तौर पर इस टिप्पणी पर किसी विवाद की गुंजाइश नहीं दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा गौर करने से देखने पर दो मुद्दे ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या सनातनता का बोध अनिवार्यतः ऐतिहासिकता के बोध या इतिहास का अस्वीकार है? और यह भी कि विद्वान इतिहासकार जिसे आधुनिक अर्थ में ऐतिहासिकता कहते हैं, वह तो आधुनिक युग से पूर्व शायद किसी भी सभ्यता में नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समाजों की ऐतिहासिक स्मृति में पौराणिक कल्पना का ध्यान न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि वही उनके इतिहास की गतिशीलता और उसके एक निश्चित गंतव्य की ओर उन्मुख होने की मूल प्रेरणा लगती है। लेकिन क्या सचमुच भारतीय जीवन में इतिहास चेतना का अभाव रहा है? लेकिन क्या सचमुच भारतीय जीवन में इतिहास चेतना का अभाव रहा है? इतिहास क्या है, इसे लेकर चाहे जितनी बहस हो, इतिहास क्या है, इसे लेकर चाहे जितनी बहस हो, पर इतिहास अंततः देश काल में मानवीय क्रियाशीलता का बोध ही तो है। इस दृष्टि से देखें
तो एक प्राकृतिक देश काल में अपनी अवस्थिति की स्थापना और पहचान एक सामान्य भारतीय व्यक्ति के दैनंदिन जीवन में हर अवसर पर दिखाई देती है। मुझे स्मरण आता है कि ज्ञानोदय के शताब्दी विशेषांक में कई लेखकों, कलाकारों से जब यह पूछा गया कि किसी निर्जन स्थान पर अकेले रह जाने पर वह कौन सी पुस्तक अपने साथ रखना चाहेंगे, तो अज्ञेय का उत्तर था। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भारत के बहुत बड़े साहित्यकार, और प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य जी भी उन्हीं की परंपरा के साहित्यकार हैं। मुझे स्मरण आता है कि ज्ञानोदय के शताब्दी विशेषांक में कई लेखकों, कलाकारों से जब यह पूछा गया कि किसी निर्जन स्थान पर अकेले रह जाने पर वह कौन सी एक पुस्तक अपने साथ रखना चाहेंगे, तो अज्ञेय का उत्तर था कि ऐसी स्थिति में वे एक पंचांग अपने पास रखना चाहेंगे ताकि उसके सहारे एक देश काल में अपने को स्थापित कर सके। अज्ञेय का यह उत्तर उस भारतीय चेतना का उत्तर है जो अपने को निरंतर एक देश काल में पहचानती रहकर ही सनातनता के बोध तक पहुंचती है। एक सामान्य भारतीय इतनी तरह से अपने को देश काल की एक श्रृंखला में स्थापित करता चलता है और अपने अतीत की स्मृति को संजोए रखता है कि प्राकृतिक देश काल के बोध के अभाव की शिकायत असंगत जान पड़ती है। अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के समक्ष वह यह स्मरण करना नहीं भूलता कि उक्त कार्य किस संवत्सर, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र और घटी पल पर किया जा रहा है, और जिस स्थान पर यह कार्य किया जा रहा है वह न केवल जम्बू द्वीप के भरत खंड के किसी प्रदेश में है, बल्कि किस अक्षांश रेखांश पर स्थित है। वह केवल एक सार्वजनिक देश काल में ही नहीं, बल्कि एक वंश परंपरा में भी अपने को पहचानने में निरंतर प्रयासरत रहता है। निजी जीवन में अपने पुरखों की स्मृति से अपने को निरंतर जोड़े रहने की चेष्टा सामान्य भारतीय जीवन में ऐतिहासिक स्मृति की उपस्थिति का ही प्रमाण है। मृत्यु की संवत्सरी और श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण केवल प्रेत कर्म नहीं, बल्कि उसके माध्यम से अपने पूर्वजों की स्मृति को अपने में जीवित करना और अपने एक परंपरा में होने का बोध करना है। भारतीय समाज में अपने पूर्वजों की नामावली को सुरक्षित रखने की परंपरा के भी अनेक रूप मिलते हैं। भारतीय समाज में अपने पूर्वजों की नामावली को सुरक्षित रखने की परंपरा के भी अनेक रूप मिलते हैं, यथा जातियों, उपजातियों और परिवारों के वंश वृक्ष, तीर्थ स्थानों के पंडों की बहियां और एक व्यापक पैमाने पर गोत्र का ज्ञान, सैपिंड और सैगोत्र विवाहों का निषेध भी इसी इतिहास चेतना का एक प्रमाण है। यह ध्यातव्य है कि उपर्युक्त दस्तावेजों में कोई पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि तथ्यात्मक वंशावली पाई जाती है। कहा जा सकता है कि यह स्मृति तो निजी या पारिवारिक है, सार्वजनिक नहीं, जबकि हम जब इतिहास चेतना की बात करते हैं तो तात्पर्य सार्वजनिक इतिहास से होता है, यानी
एक देश खंड के कालबद्ध इतिवृत्त से। एक तो यह कि जो जाति अपने निजी और पारिवारिक जीवन में अपने अतीत को इतना अधिक महत्व देती हो, एक तो यह है कि जो जाति अपने निजी और पारिवारिक जीवन में अपने अतीत को इतना अधिक महत्व देती हो, वह सार्वजनिक जीवन में उसे भूल जाए, यह स्वाभाविक नहीं लगता। और दूसरे यह भी कि एक कुल या जाति उपजाति भी एक प्रकार की दिक्काल परंपरा ही है, और उसके इतिवृत्त को इतिहास न मानना एक दार्शनिक अंतर विरोध से ग्रस्त होना होगा। मित्रों, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इतिहास उसे ही मानेंगे जो हमें पश्चिम बता रहा है। पश्चिम की लोक चेतना पूर्व की लोक चेतना से अलग है। अब यह पूर्व और पश्चिम किसने तय किया? यह भी पश्चिम ने ही तय किया। वस्तुतः हम इस पृथ्वी के गोले पर कहाँ स्थित हैं, यह भी हमारे लिए पश्चिम ने तय किया। खैर, लेकिन इतिहास दर्शन वह नहीं है जो पश्चिम कहता है, या मुझे यूं कहना चाहिए कि इतिहास दर्शन केवल वह नहीं है जो पश्चिम कहता है, जो यूरोप कहता है। दुनिया को वह भी सुनना पड़ेगा, वह भी जानना पड़ेगा जो भारत कहता है। और भारतीयों की इतिहास दृष्टि को केवल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर देखने की कोशिश करना इतिहास के साथ अन्याय है। आगे लिखते हैं प्रोफेसर आचार्य कि भारतीय समाज में जिन दार्शनिक प्रस्थापनाओं पर एक सर्वानुमति सी है, उनमें कर्मफल और पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा का एक निहितार्थ यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति का वर्तमान अतीत में किए गए उसके कर्मों का प्रतिफल है, अर्थात उसके इतिहास से उत्पन्न है। बहुत ध्यान देने की बात है मित्रों, बहुत ध्यान देने की, कि भारतीय समाज में जिन दार्शनिक प्रस्थापनाओं पर एक सर्वानुमति सी है, उनमें कर्मफल और पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा का एक निहितार्थ यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति का वर्तमान अतीत में किए गए उसके कर्मों का प्रतिफल है, अर्थात उसके इतिहास से उत्पन्न है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ घटक इकाई पुनर्जन्म लेने वाला जीव या आत्मा है, न कि एक जन्म मृत्यु के कोष्ठ में बद्ध मनुष्य। जीव, आत्मा, कर्मफल और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं को लेकर दार्शनिक आपत्तियां संभव हैं, पर इन अवधारणाओं में आस्था रखने वाले समाजों में इतिहास चेतना की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। निजी ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में इतिहास चेतना का प्रमाण पुराणों और अन्य कई आख्यान मूलक ग्रंथों में मिल जाता है। पुराणों में अनिवार्यतः सृष्टि के प्रारंभ से लेकर विभिन्न युगों और उनके राजवंशों की वंशावलियां दी गई हैं, तथा महत्वपूर्ण राजाओं के जीवन चरित्र और उनकी विशिष्ट उपलब्धियां भी। निश्चय ही इनमें पौराणिक कल्पना का भी कुछ समावेश होगा। निश्चय ही इनमें पौराणिक कल्पना का भी कुछ समावेश है, लेकिन वह शायद आधुनिक की दृष्टि से प्रागैतिहासिक कहे जाने वाले युग तक ही अधिक है। ऐतिहासिक माने जाने वाले युग की वंशावलियां बड़ी सीमा तक तथ्यों पर आधारित ही अधिक लगती हैं। कुछ तत्वों को लेकर मतभेद या विवाद की जो गुंजाइश रहती है, वह तो
अन्य देशों और जातियों के इतिहास में भी पाई जाती है, बल्कि समकालीन इतिहास में भी ऐसे मतभेद या विवाद इतिहास लेखक के दृष्टिकोण बल्कि समकालीन इतिहास में भी ऐसे मतभेद या विवाद इतिहास लेखक के दृष्टिकोण, गलतफहमी या सुविचारित अथवा अविचारित गलत बयानी के कारण दिखाई दे जाते हैं। दरअसल वैज्ञानिक इतिहास चेतना का दरअसल वैज्ञानिक इतिहास चेतना का दावा करने वाली व्यवस्थाओं ने इतिहास के तथ्यों के साथ जो खिलवाड़ किया है वह पौराणिक कल्पना की तुलना में अधिक अवैज्ञानिक ही नहीं खतरनाक भी सिद्ध हुआ है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। ये जो आज हमने पाठ पढ़ा, सनातनता की इतिहास चेतना, इसका दूसरा भाग हम तब पढ़ेंगे जब हम अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।